हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हम करिकुलम से रिलेटेड लेंगे। ऑलरेडी हमारी केवीएस का जो यूनिट 1 है, ठीक है, उसमें हमारा जो एक पूरा टॉपिक है पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, उसकी ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ करिकुलम को समझा था, उसके फीचर्स को समझा था। एक क्लास हमने उसमें ली थी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कि जब हम एक करिकुलम बना रहे हैं तो प्रिंसिपल्स की बात भी हम कर चुके हैं, ठीक है। एंड देन आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे। आज हम बात करेंगे मॉडल की, कि ये जो करिकुलम है कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं, यानी कि करिकुलम क्या एक ही तरह का होता है। मॉडल इन द सेंस, हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ करिकुलम पढ़ा था कि पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, कहीं टीचर सेंटर्ड है, तो कहीं चाइल्ड सेंटर्ड है, कहीं कोर करिकुलम है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा टाइप ऑफ करिकुलम है उसके लिए पहले कुछ मॉडल बने हैं। मॉडल का मतलब होता है एक प्रतिरूप बनना है। हमारे जब भी हम करिकुलम्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सेलेक्टेड करिकुलम्स हैं जिनके मॉडल हैं, जिसके आधार पर ही क्या बनाया गया है, टाइप्स ऑफ करिकुलम बनते हैं। यानी कि मॉडल अलग होते हैं और टाइप्स ऑफ करिकुलम अलग होते हैं। पाठ्यक्रम प्रकार अलग हैं, प्रकार मतलब अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम बनाना, करिकुलम बनाना, लेकिन उस करिकुलम को बनाने के लिए अलग अलग तरह के मॉडल यूज़ करना। मॉडल मतलब एक ढांचा, एक उसको यूज़ करना किस तरीके से है। तो अब हम कह सकते हैं कि देखो जरा ध्यान से, आज की क्लास में हमारा क्या होने वाला है, टाइप्स ऑफ मॉडल, यानी कि आज हम करिकुलम के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। मीनिंग वगैरह मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम पिछली वीडियोज़ में, अगर आपको चाहिए इससे डीप नॉलेज चाहिए तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो, आपको वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के मॉडल की। मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडल होते हैं, ये जो मॉडल है ये क्या है, एक तरह का ढांचा है। क्या है? एक तरह का ढांचा है जो क्या करता है, हमें बताता है कि करिकुलम को कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो जरा क्या है मॉडल ऑफ करिकुलम। तो सबसे पहले हमारे पास जो करिकुलम आ रहा है वो क्या आ रहा है, एडी का आ रहा है, यानी कि एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। सबसे पहले बात करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एडी है, ये मॉडल जो है वो क्या है। पहली बात तो ये एडी का करिकुलम जो है वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल है। पहला जो हमने लिया है वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये हमें अनुदेशनात्मक अभिविकल्प देता है कि कोई भी जो करिकुलम बनेगा वो कैसे बनना चाहिए। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ढांचा बनेगा वो कैसे बनेगा, ईडी यानी कि उसमें बनेगा। इन्होंने इस मॉडल को करने के लिए कुछ फेसेस दिए, इनके अकॉर्डिंग कितने फेसेस से होकर मॉडल जाता है, 5। याद रखिएगा, केवीएस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडी के अकॉर्डिंग जो हमारा करिकुलम है, मॉडल जो है वो कितने चरणों से होकर जाता है, तो वो कितने चरणों से होकर जाता है, वो 5 चरणों से होकर जाता है, ठीक है। अनुदेशात्मक विकल्प 5 मॉडल चरणों से होकर जाता है। कौन कौन से हैं? पहला फेस है एनालाइज करना, नंबर 1। दूसरा करता है डिज़ाइन करना, यानी कि उसका प्रस्तुत करना। तीसरा डेवलपमेंट, यानी कि विकास करना। और फिर क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन 4th नंबर पर ये करता है। और 5th नंबर पर ये क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है, एडी मॉडल टोटल कितने फेजेस से निकला है, कितने फेजेस से, 5 फेजेस से निकला है। वो कहता है ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल मॉडल है जो कहता है कि सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, हमें बच्चे को एनालाइज करना है। यहाँ से शुरू होता है कि आप पहले स्टूडेंट को एनालाइज करिए कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या एनालाइज मतलब विश्लेषण करना। इसके अंदर सिचुएशन को, सारी स्कूलों की सिचुएशन को जांचा जाता है, मापा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर उसके लिए क्या किया जाता है, एक डिज़ाइन रेडी किया जाता है। डिज़ाइन का मतलब होता है एक खाका रेडी किया जाता है। देन उस पर फिर वर्क करके कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उस पर वर्क किया जाता है। देन फिर उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में लाया जाता है और एंड में उसका क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। इसी को एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये हमारा पुराना तरीका था। अगर हम बात करें, ये पुराना मॉडल है, एडी का मॉडल है, जिसने हमें कहा कि अगर आप टीचर हैं और करिकुलम बना रहे हैं, इनमें देखिए क्वेश्चन जो है ना वो स्टेटमेंट्स में नहीं बनते, सीधा से आपसे पूछ लेते हैं कि एडी का जो मॉडल है वो कितने चरणों से होकर जाता है। तो याद रखिएगा, एडी का जो मॉडल है वो 5 चरणों से होकर जाता है। 5 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर कितने फेसेस से जा रहा है, कितने चरणों से जा रहा है, 5 चरणों से जा रहा है। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना, यानी कि इसमें चीज़ों को क्या जाता है, इसमें चीज़ों को जांचा जाता है, जांचना या मापना। पहले उसको स्कूल वाले या जो भी हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो सारी सिचुएशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जांचता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। यानी कि होल सिचुएशन को पहले क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, यानी कि एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया। अब जैसे मान लीजिए पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो हर स्टेट की अपनी कुछ फीचर्स होते हैं ना, अपने स्टेट के क्या हैं, सब फीचर्स हैं, और फीचर्स में क्या है, डिज़ाइन रेडी किया गया, डीडी। अब उसको कैसे वो डेवलपमेंट प्रैक्टिकली फॉर्म में कैसे लाए, यानी कि डेवलपमेंट किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, क्रियान्वयन चरण किया जाता है, यानी कि उसको कैसे यूज़ किया जाए। एंड लास्ट में उसके लिए उस पर वर्क करते हुए क्या किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। यानी कि पुराना जो एडी का मॉडल था वो हमें विकास, जो हमारा करिकुलम है उसको कितने चरणों से होकर निकालता है, उसको कहता है 5 चरणों से होकर जाता है।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले क्या होता था, मुझे करिकुलम बनाना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी कि करिकुलम एक तरह का नहीं है। अगर हम पुराने करिकुलम की बात करें और नए करिकुलम की बात करें, तो पहले का जो करिकुलम होता था वो टीचर सेंटर्ड होता था। टीचर को ध्यान में रखकर टीचर अपने अकॉर्डिंग एक करिकुलम बनाता था। उसमें ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमें देखने को नहीं मिलती थी। जबकि जो नया चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम आया, जो कि हमारा नया वो करिकुलर था, वो क्या कहता है, वो नई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। वो कहता है पहले बच्चे की सिचुएशन को एनालाइज करो, विश्लेषण करो, फिर आप उसका एक डीडी रेडी करो, एक डिज़ाइन रेडी करो कि नंबर ऑफ स्कूल्स कितने होंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ EMRS की वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें 38,000 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए अभी से ही हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कूल्स खोले गए हैं। 400 से भी ज़्यादा के स्कूल से ओपन किए गए। अभी 400 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं कि हमें कितने वहाँ पर एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और उनके लिए किस तरह से वर्क किया जाए। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उधर ही होंगी। तो तीसरा हमारे पास आता है डेवलपमेंट, विकास, फिर आता है जो है क्रियान्वयन, यानी कि कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए, और फिर हमारे पास आता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। एंड में जो हमारी गवर्नमेंट है वो एनालाइज करेगी कि कितने टोटल स्टूडेंट थे, उनको कितनी धनराशि दी गई। तो करिकुलम बनाते समय ये मॉडल वर्क करता है, क्योंकि एंड में ही इवैल्यूएशन आता है। तो हम कह सकते हैं कि एडी का जो मॉडल था वो बच्चों को क्या करता है, उसकी तरफ लेकर जाता है। तो एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया और इवैल्यूएशन हो गया। इस तरीके से हम इसको कर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ले ले। नेक्स्ट हमारे पास आया है इवैल्यूएशन का नया मॉडल है CIPP मॉडल। अब ये CP मॉडल क्या होता है, अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो CP मॉडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें टफ नहीं आता है। आपसे क्या होता है, 4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, 3 इनकी पार्ट दे दिए और एक आपको जो है अभी हमने एडी का जो पढ़ा उसका दे दिया। आपसे पूछेंगे कौन सा पार्ट कौन से मॉडल का है, तो हमें मॉडल्स के नाम किन्होंने उन्हें बताया, कितने स्टेप्स से होकर जाता है, इस तरह ही इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हमें क्या होनी चाहिए, पूरा हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए दूसरा मॉडल लेते हैं। दूसरा मॉडल CIP, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में CP बोल सकती हूँ। मॉडल इज एन इवैल्यूएशन मॉडल फॉर करिकुलम इवैल्यूएशन गिवन बाय, क्या कह रहा है, किसने दिया था ये हमें याद रखिएगा, जो थिंकर है जिनका नाम क्या है, दोनों में हम रीड करेंगे कि इनके द्वारा स्टेफल बीन ने दिया था। और कब दिया था, 1983 में दिया था। ये क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंक्लूड 4 एलिमेंट्स। इन्होंने इसमें 4 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया, CIP एंड P। ठीक है, क्या है, CIPP जो है हमारा है वो क्या है, P हो गया, I हो गया और ये हमारा P हो गया। तो पहले तो इनको समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस का कभी कभार क्या होगा, पूरी फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ CIPP की फुल फॉर्म क्या है। तो C से हमारा कॉन्टेक्ट होता है, I से हमारा इनपुट होता है, ठीक है, P से प्रोसेस की बात करते हैं, P से प्रोडक्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म ये होगी। ये मॉडल क्या कहता है कि दिस मॉडल कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन एट स्कूल। CIPP मॉडल 1983 जो है स्टेफल बीम ने द्वारा दिया गया था, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन का मॉडल है। अगर आपसे पूछा जाए कि CIPP है क्या, तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा मॉडल है जो किसके लिए बनाया गया है, जो कि हमारी एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो एजुकेशन के अंदर हम बच्चों को असेस करते हैं, या मैं अगर बात बोलूँ तो बच्चों को जो है इवैल्यूएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, जांचने का एक क्या करता है, एक डीडी रेडी करके देता है, मॉडल है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में जाना, और इसके जो थिंकर है उनका नाम क्या है, उनका नाम स्टेफल है, स्टेफल बीम पूरा नाम है, जिन्होंने 1983 में, ये भी हमारा पुराना मॉडल है। ठीक है, अब इनमें समझेंगे कि C से क्या है, I से क्या है, P से क्या है। तो ये हमने देखे कि हमारे क्या है, CIPP के इसमें कंसेप्ट उसमें आ जाते हैं। तो देखो जरा, CIPP मॉडल इज एन इवैल्यूएशन मॉडल फॉर करिकुलम इवैल्यूएशन गिवन बाय, इसने दिया 1983 में दिया। C से हमारा जो है ये है, I से इनपुट है, P से प्रोसेस है, P से प्रोडक्ट है। अब ये क्या कहता है भाई, ध्यान से सुनिएगा, स्कूलों में शिक्षा, C से जहाँ पे इसे प्रसंग कहा गया है, अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में करिए, आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में करिए। ठीक है, I से हमारा निर्विष्ट बताया गया, P से प्रोसेस, इट मीन्स प्रक्रिया होती है, और इस तरीके से हम इसको, और जो P से प्रोडक्ट है वो हमारा उत्पाद है। इसको हम समझे एक एग्जाम्पल से कि ये कैसे वर्क करता है। इन्होंने हमें 4 प्रोसेस में समझाया। इससे पहले वाला जो AP मॉडल था वो 5 स्तर से होकर गया था। वो कह रहा था पहले होल सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, यानी कि पहले सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है, फिर उसको क्या करना है, उसके लिए डीडी रेडी करना है, फिर डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, फिर उसको धीरे धीरे वर्क में लेकर आना है, देन फिर एंड में जाकर आपने क्या करना है, उसको इवैल्यूएट करना है। बट जब हम बात करते हैं CP की, तो CP हमारा जो 1983 में स्टेफन बीन ने हमें दिया, वो कहता है कि ज़्यादा नहीं, ये कितने प्रोसेस में जा रहा है, 4। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, कंटेक्स्ट, ये क्या करता है, फिर दूसरा हमारे पास आता है इनपुट आता है, फिर हमारे पास प्रोसेस आता है, और फिर हमारे पास प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट को आप उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है,
प्रोसेस को आप प्रक्रिया कह सकते हैं कि प्रक्रिया होती है इनपुट जो हम उसमें निर्विष्ट कर रहे हैं, मतलब जो हम उसमें दे रहे हैं। और ये तो हमारा क्या है, ये हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए हम हिंदी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर इसके लिए प्रसंग वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रसंग। देखिए समझिएगा ध्यान से, अगर आप एक स्कूल के टीचर हैं और आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, क्वालिटी इवैल्यूएशन, बच्चे का क्या करना चाह रहे हैं, एक अच्छा असेसमेंट करना चाह रहे हैं, एक अच्छी करिकुलर एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात करता है, मिशन की बात करता है, गोल की बात करता है। सबसे पहले कहता है कि कोई भी करिकुलम जो बनता है, जो हम उसके लिए मॉडल बनाते हैं, उसमें हम क्या रखते हैं, 3 चीज़ों को मुख्य तौर पर प्रसंग में, यानी कि मैं कोई मॉडल रेडी कर रही हूँ तो मेरे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, मैं उस मेरे उद्देश्य क्या है, मैं उस करिकुलम को क्यों बना रही हूँ। मिशन, मैं उस मिशन क्या है, मिशन क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्कूल में आने वाले हर बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो करिकुलर का जो मॉडल बनेगा उसमें इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। दूसरा मेरा इसमें क्या है, मिशन। मिशन क्या कहता है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि जो मिशन है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। एंड देन गोल, आप एक गोल लेकर चलें। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने EMRS की वैकेंसीज निकाली हैं, 38,000 वैकेंसीज कम नहीं होती है। अब इसके लिए उनका पहला प्रसंग क्या है, उनका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो जनजाति वर्ग है उनके बच्चों को इसकी शिक्षा देना। मिशन क्या है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और गोल क्या है कि हम किस तरीके से बेटर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इसमें प्रसंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके लिए वो रिसोर्स यानी कि इनपुट क्या दे रहे हैं, इसके अंदर वो क्या क्या दे रहे हैं, देखिए रिसोर्सेज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, करिकुलम दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। यानी कि सबसे पहले तो रिसोर्सेज यानी कि टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जॉब ऑलरेडी वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं, नए नए स्कूल्स खोल रहे हैं और करिकुलम रेडी कर रहे हैं। उसका भी करिकुलम हमारे CBSE बोर्ड के करिकुलम जैसा ही होगा। और कंटेंट स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो कंटेंट भी उसके अंदर किया जाएगा। अब आ जाते हैं प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब स्कूल बन गए, आपका करिकुलम भी रेडी हो गया, अब स्कूलों में क्या प्रोसेस चलेगा, प्रक्रिया क्या चलेगी। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करा रहे हो उसमें बच्चे का एक्टिव यानी कि सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। करिकुलम जो है इसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये हमारा हो गया। दूसरा आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या कहता है, उत्पाद क्या कहता है। अब इसके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चाहिए, स्कूल में सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ की जरूरत नहीं होगी, को करिकुलर, क्योंकि आपको पता है करिकुलम का उद्देश्य, गोल जो है, सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक बच्चे का विकास करना नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमें अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देता है। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी क्या करता है, देता है, यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट में स्कूल करिकुलर एक्टिविटीज़ का ही डेवलपमेंट ना करे, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी डेवलपमेंट करे। चलिए प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट क्या चाहिए हमें करिकुलम से, जब आप मॉडल कर रहे हो तो रिजल्ट के में हमें क्या क्या देखने को मिले। मॉडल ऐसा हो जो बच्चों की स्किल्स को यानी कि उनके कौशल्स को डेवलप करे, यानी कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है, मॉडल सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं होता, उसका इफेक्टिव होना भी ज़रूरी होता है। वो बच्चों की वैल्यूज़ को बताने वाला होना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो मूल्य हैं यानी कि वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, और साथ ही एटीट्यूड्स यानी कि बच्चों की अभिवृत्तियों का विकास करें। इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभिवृत्ति क्या होता है, नेचर। स्कूल में आने वाला हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, हर बच्चे के अंदर क्या होती है, अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। अब हर बच्चे में जो अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं, है ना, उसके लिए हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें कंसेप्ट की यानी कि सह प्रत्ययों की या प्रसंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर देखा जो ये वाला मॉडल था जिसे हम CP मॉडल के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, जो स्टीफन हॉल्स ने बनाया था, वो कहता है कि मॉडल के लिए आपको क्या करना है, आपने क्या करना है इसके लिए, आपने इसके लिए जो है पहले ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, फिर उसके लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, फिर उसके लिए टीचिंग प्रोसेस होना चाहिए, एंड देन फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्टिव चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारा हुआ दूसरा मॉडल जो काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल हमारे उस पर देखने को मिल रहा है, मैं एंड में डिस्कस करूँगी। 2 मॉडल हम कर चुके हैं, तीसरा मॉडल हमारा जो है टाइलर का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइलर्स जो हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल बनाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल किसका है, उद्देश्य केंद्रित उपागम प्रतिमान। मॉडल को हिंदी में प्रतिमान भी कहते हैं। आज की क्लास में मैंने 4 मॉडल लिए हैं। अभी हम KVS का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे लिए 4 मॉडल्स काफ़ी हैं, क्योंकि करिकुलम में सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप्स ऑफ करिकुलम से आते हैं, लेकिन पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो हमें इनके मॉडल्स का पता होना चाहिए। जैसे पहला मैंने AD को डिस्कस किया, दूसरा मैंने CP को डिस्कस किया, अब तीसरा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइलर का है। टाइलर क्या कहते हैं, देखो ज़रा, टेलर्स कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, सेंटर्स है। टेलर्स के अकॉर्डिंग क्या है,
यहाँ पर देखने की सबसे पहले प्रारंभिक पाठ्यचर्या मूल्यांकन प्रति में 1 या 2 से अधिक परियोजनाओं को जारी रखता है। यानी कि ये क्या कहता है, जो टेलर थे उन्होंने 1950 में इसको बनाया था, अभी हम 2024 में 25 में जी रहे हैं, तो ये बहुत पुराना मॉडल है, ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ इसके थिंकर का नाम पता होना चाहिए। और खासकर ये जो मॉडल था ना, ये क्या करता था, ये करता है कॉन्टिन्यूस टू इन्फ्लुएंस मैनी असेसमेंट देता था, प्रोजेक्ट वर्क देता था, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो पुराना तरीका था, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ये मॉडल जो करता है वो कहता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स उनको दो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सारा क्या है हमारा, इसमें आ जाता है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट करिकुलम है ये, स्टार्टिंग में जब बनते हुए आ रहे थे तब का है। इन्होंने भी अपने इसको कितने 4 पार्ट में बांटा है, 4 पार्ट्स में स्टेप्स बताए। यानी कि ये भी क्या कहते हैं कि जो करिकुलम का जो मॉडल होता है वो कितने स्टेप से होकर जाता है, 4 स्टेप से होकर जाता है। सबसे पहले हमारे क्या होने चाहिए, स्टार्टिंग उद्देश्य, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होने चाहिए हमारे पास, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे पास उसके लिए हमने जो उद्देश्य रखे हैं उसके लिए बच्चों को जो एक्टिविटीज़ कराएंगे उन एक्टिविटीज़ से बच्चे को अनुभव मिलना चाहिए। और याद रखिएगा जो अनुभव मिलता है वो मिलता कैसे है, वो बच्चे को मिलता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे जो है चीज़ों को करके सीखे। यानी कि मॉडल जब आप बना रहे हो तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ रखो जिसमें बच्चा क्या करे, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को कर सके। नंबर 3 आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जो सेलेक्ट किया था, अनुभव लिया, उसको यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि एप्लीकेशन करेगा। याद रखिएगा यहाँ पर बच्चे को उस चीज़ को जो उन्होंने सीखी है उसको यूज़ करना आना चाहिए। मॉडल में सिर्फ इतना पार्ट ना हो कि बच्चे ने रोट लर्निंग की तरफ जाए। और 4th में जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो बच्चे का क्या किया जाएगा, इवैल्यूएशन, यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा, मूल्यांकन। कुल मिलाकर बात यह है कि सबका मॉडल मिलता जुलता ही है। एंड में आपका इवैल्यूएशन सिस्टम आता है, जबकि स्टार्टिंग में आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो ये हमने कह सकते हैं कि क्या है, स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव है, सेलेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और इवैल्यूएशन है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हुआ टेलर के अकॉर्डिंग कितने स्टेप से होकर जा रहा है। टेलर के अकॉर्डिंग हमारा जो ये मॉडल है ये हमारा है क्या है, जो है 4 स्टेप से होकर गया। दोबारा एक बार समझ लीजिए ध्यान से क्या कहता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो आज की क्लास में हम मॉडल कर रहे हैं उससे पहले हमारी करिकुलम की क्लासेस हो चुकी हैं। करिकुलम से रिलेटेड टाइप्स ऑफ करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कोर करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए, जीरो करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए। अब हम पूरे उसमें एक तरह का करिकुलम नहीं है, तो इसके लिए अलग अलग तरह के करिकुलम को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। मॉडल्स मतलब एक ढांचे की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रतिमान की, एक एग्जाम्पल की, कि हम जब कोई गोल रख रहे हैं, कोई अचीवमेंट रख रहे हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जैसे अगर मैं टेलर का भी मॉडल आपको पढ़ा रही हूँ तो टेलर ने हमारे सामने जो रखा था वो रखा है कि जो आप मॉडल बनाओगे उसमें आपने 4 स्टेप से वो मॉडल यानी कि करिकुलम का मॉडल जाना चाहिए। पहले स्टेप में आपने स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव रखना है कि कोई भी चीज़ की जाती है तो उसके सबसे पहले स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव होते क्या है। अगर इंडिया की मैं स्टेट्स की बात करूँ तो इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स हैं और मल्टीपल स्टेट्स के को देखते हुए हर स्टेट की अपनी कुछ फीचर्स हैं। तो हर कोई करिकुलम, या अगर हम इंडिया की बात ना करके मल्टीपल कंट्रीज़ की बात करें वर्ल्ड की, तो कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं कुछ है, तो बच्चों को जो उनके देश की कंट्री के जो फीचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने देश का करिकुलम क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा क्या है हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है। चलिए नेक्स्ट उस पर चले, नेक्स्ट करते हैं क्या आएगा हमारे पास। चलिए, टेलर ने क्या कहा, मॉडल ये बताया, मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताई उन्होंने कि जो मॉडल है इसके ना 3 सोर्स होते हैं। ये पेपर में हमारा आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो टेलर का मॉडल है उसके 3 सोर्सेज क्या हैं। वो कहते हैं जो करिकुलम आप सेलेक्टिंग कर रहे हो इसमें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए और आपका कंटेंट यानी कि विषय वस्तु होनी चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने 3 सोर्सेज की बात की है, दी स्टूडेंट, दी सोसाइटी एंड दी सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जब आप एक मॉडल बना रहे हैं, अगर मैं टेलर की बात करूँ तो इन्होंने जब करिकुलम का मॉडल बनाया तो इन्होंने हमारे सामने किस किस को रखा, एक तो स्टूडेंट को इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि जो करिकुलम बनेगा वो किसके लिए बनेगा, स्टूडेंट के लिए। दूसरा इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी, इन्होंने सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दी, समाज को इंपॉर्टेंस दी। और तीसरा इन्होंने किसको दिया है, सब्जेक्ट मैटर को दिया। किसको इंपॉर्टेंस दी, सब्जेक्ट मैटर को इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने क्या दिया, इंपॉर्टेंस दी। तो स्टूडेंट क्या है, यानी कि जो हमारा करिकुलम बनेगा वो छात्र को ध्यान में रखकर बनेगा, समाज को ध्यान में रखकर बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट को ध्यान में रखकर। हमारे पास पढ़ाने के लिए विषय वस्तु क्या है उसी के आधार पर ही कोई मॉडल बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मॉडल बनता भी ऐसे ही है। करिकुलर मॉडल किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बनता है, स्टूडेंट के लिए बनता है, समाज के लिए बनता है और सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु के लिए बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है टेलर का। चलिए एक और मॉडल ले लें जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसका हमारे केवीएस में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। एक थिंकर है हमारे पास जिनका नाम क्या है, थोड़ा नाम भी इनका जो है
अलग ही है, ठीक है। हिल्डा ताबा इन्हें बोला जाता है। क्या नाम है इनका, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में अलग हो जाता है। हिल्डा इनका पूरा नाम है और ताबा इन्हें बोला जाता है। इनकी जो है एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। लेडी हैं ये ठीक है, याद रखिएगा। हिल्डा ताबा सबसे प्रभावशाली शिक्षाविदों में से एक थी। उन्होंने सहप्रत्य विकास का मतलब होता है उन्होंने कंसेप्ट डेवलपमेंट की बात की थी। कंसेप्ट यानी कि बच्चों को कंसेप्ट समझाइए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कई बार हमारे एग्जाम में आ जाता है, इन्होंने किसकी बात की, इंडक्टिव मॉडल की, ठीक है। इंडक्टिव और कंसेप्ट डेवलपमेंट की, इसको आपने डायरेक्ट याद करना है अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, जिसे इन्होंने CDM फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में कि जो CDM है फुल फॉर्म क्या है, तो CDM की फुल फॉर्म क्या है, कंसेप्ट डेवलपमेंट मोड। दोबारा ध्यान से देखिएगा, क्या है, कंसेप्ट डेवलपमेंट मोड है। इसमें क्या है, इंडक्टिव मॉडल की बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे प्रभावशाली थी, उसमें एक सहप्रत्य विकास रणनीति विकसित की गई, जिसमें जो है क्या है, आगमन मॉडल बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंडक्टिव मेथड, ठीक है। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव मेथड, सहप्रत्य विकास मॉडल है, ठीक है। CDM बोला जाता है, उसे के नाम से जाना जाता है, सहप्रत्य विकास मॉडल यानी कि CDM। तो अब क्या है ये मॉडल, भाई डिस्कस कर लें पहले, और किस तरह से चलता है किस तरह से नहीं चलता है, पहले डिस्कस करेंगे। पहले इसको पूरा समझ लें, फिर हम टेबल वाइज समझेंगे इसको। अब जो हिल्डा थी, जो हमारी थिंकर हैं, वो हमें बताती हैं कि आपका जो मॉडल है उसमें इंडक्टिव होना चाहिए, कंसेप्ट समझे जाने चाहिए। अब कंसेप्ट के लिए सबसे सबसे बेस्ट माना जाता है, और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इसी मॉडल को जो है वो यूज़ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसी मॉडल को जो है वो यूज़ किया जा रहा है। ये कहती हैं कि कोई भी मॉडल बनाने से पहले आप चीज़ों को डायग्नोज करो, और जैसा कि हमारा CC पैटर्न भी यही करता है, सबसे पहले क्या कर रहा है, डायग्नोज ऑफ लर्नर्स नीड। तो हिल्डा ने कहा कि जब आप करिकुलम का मॉडल बनाएंगे तो सबसे पहले चीज़ों को क्या करना है, आपने चीज़ों को करना है डायग्नोस। दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों का निरूपण। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो करिकुलम बनाने जा रहे हैं, जो मॉडल बनाने जा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जबकि अब से पहले हम देख रहे थे जितने भी हमारे पास थिंकर्स आए, उन्होंने जो मॉडल हमारे सामने बनाए, वो मॉडल्स क्या थे, वो सारे के सारे मॉडल्स हमारे ऑब्जेक्टिव से शुरू हो रहे थे। जबकि पहली बार कोई ऐसी थिंकर हमारे सामने आई है जो क्या कह रही है कि सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें डायग्नोज करना चाहिए। तीसरा कहता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का चयन। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यानी कि विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, यानी कि अब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें किन किन कंटेंट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु को संगठित करिए। अब मैंने ये कंटेंट तो सेलेक्ट कर लिया कि मेरे पास मुझे ये चीज़ें करिकुलम में रखनी है, लेकिन वो कैसे रखनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट यानी कि विषय वस्तु का संगठन इकट्ठी करनी पड़ेंगी। देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने रखा सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभव का चयन। उसके बाद आपने जो चीज़ सीखी है उससे बच्चे को एक्सपीरियंस आना चाहिए, यानी कि अब वहाँ पर बच्चे को इसे प्रैक्टिकली फॉर्म में लाकर कराना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड फिर 6 नंबर पर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, सीखने की गतिविधियों का संगठन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या है, सीखने की गतिविधियों का संगठन। एंड लास्ट में क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन। तो यानी कि ये भी हमारा किस में चल रहा है, इसी में चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या कहती है, सीखने की गतिविधियों का संगठन है। तो डायग्नोस ऑफ लर्नर्स नीड्स होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है, सिलेक्शन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ की बात करता है, और 7वें नंबर पर किसकी बात करता है, इवैल्यूएशन की बात करता है। ये कौन है, ये है हमारी फेमस जो हिल्डा है। इधर देखिए ध्यान से, आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रही है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा ये मॉडल वर्क करता है, और करता भी ऐसे ही है। यहाँ से शुरू होता है ये, और करते 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये देखिए कॉन्टीन्यूस बेसिस में जा रहा है। इन्होंने अपने एक पिक्चर से हमें समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट स्टेप पे पहले जो लर्नर है, जो सीखना चाह रहा है, जो विद्यार्थी है, उसकी नीड्स को क्या किया जाता है, चीज़ों को डायग्नोज किया जाता है। यहाँ पर उसके जो लर्निंग गैप्स होते हैं, सीखने में जो कमियाँ होती हैं, उनका पता लगाया जाता है। देन उसके बाद क्या जाता है, फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है, यानी कि अब मुझे उसके लिए किन किन ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होगी वो बात की जाती है। तीसरा सेलेक्टिंग कंटेंट, मुझे किन किन चीज़ों की विषय वस्तु की ज़रूरत होगी उनके बारे में किया जाता है। फिर जो सेलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करना है कि उसका सिस्टम काम करेगा कैसे, तो उसके लिए की कंसेप्ट चाहिए होता है, मेन आइडिया चाहिए होते हैं, फैक्ट चाहिए होता है। खाली ढांचा बनाना काफ़ी नहीं है, उस ढांचे के लिए हमें प्लानिंग भी करनी पड़ती है। और 5th नंबर पर आ जाता है सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या आ जाता है, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड देन 6 नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस आता है, टीचिंग का। इसमें होता क्या है, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, यहाँ पर ये जो है ब्लूम्स को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ब्लूम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनका पूरा नाम है BS ब्लूम्स, ठीक है। उन्होंने हमें एक कंसेप्ट दिया था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, जिनको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी हमें एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर दिया था, ऑब्जेक्टिव्स दिए थे कि हमारी जो एजुकेशन है
उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एक कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सेम यहाँ पर भी जो हिल्दा है वो क्या कर रही हैं, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं। वो कह रही है कि आप एक ऐसी रणनीति अपनाएं जिससे बच्चे का यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, टीचिंग जो स्टाइल है वो इम्प्रूव हो सके और इफेक्टिव डेवलपमेंट बच्चे का हो सके। ये सारी चीज़ें होने के बाद एंड में उसका क्या हो जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, इसके बाद उसका वहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, मूल्यांकन हो जाना चाहिए। तो हिल्दा का आई थिंक लगता है चाइल्ड सेंटर्ड उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो हम फिर दोबारा से देखते हैं कि इनका मॉडल क्या कहता है। इनका मॉडल जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कंसेप्ट डेवलपमेंट पे। इनका जो डेवलपमेंट करता है वो इंडक्टिव मेथड पे करता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट पे करता है। ठीक है, और जो है ये हमारा सहप्रत्यय विकास की बात करता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। ये हमने देख लिया। तो मैंने आप लोगों को जो बताया एक बार दोबारा से डिस्कस कर ले। आज की क्लास में हमने मॉडल डिस्कस किए हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, मॉडल एक तरह का प्रतिरूप होता है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो वो काम कैसे करेगा उस पर पूरा डिस्कस करने के लिए हमें मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, मॉडल्स बनाने के लिए बनाने पड़ते हैं। तो मॉडल्स हमारे पास, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारी जो करिकुलम का पार्ट है उसके लिए हमें बेसिकली 4 मॉडल्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। एडी के अकॉर्डिंग 5 हैं, ठीक है, सीपी के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास 4 आते हैं। देन उसके बाद टेलर ने अपना एक हमारे सामने रखा और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमारे अकॉर्डिंग यानी कि हिल्दा ने हमें जो दिया वो चाइल्ड सेंटर था, क्योंकि वो डायग्नोस्टिक से स्टार्ट हो रहा है और जाकर इवैल्यूएशन पे खत्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है, यानी कि सबसे पहले बच्चों को मॉडल बनाने, मॉडल खाली नाम का नहीं बनना चाहिए, उसमें बच्चों को डायग्नोस करना चाहिए और एंड में उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ लिए कि करिकुलम के कितने टाइप मॉडल्स होते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।